हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केपलर लॉज। केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। अब केपलर के हमारे पास तीन लॉज हैं। पहला लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, दूसरा है लॉ ऑफ एरियाज और तीसरा है द हार्मोनिक लॉ, ठीक है। हम तीनों लॉज को बड़े ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम सिर्फ दो लॉज को डिस्कस करेंगे, पहले दो, और जो थर्ड लॉ है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आपको तीनों लॉ के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो जो फर्स्ट लॉ है वो है आपका लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, द लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। अब देखो केपलर ने क्या बताया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो भी हम प्लैनेट्स ऑब्जर्व करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, तो जितने प्लैनेट्स हैं सारे सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लो कि सन लेट से आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये आप लेट से अर्थ बोल दो, या आप कोई दूसरा प्लैनेट बोल दो, या आप वीनस बोल दो, ये आप कोई लेट से आपका मार्स बोल दो, कुछ यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सारे प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं और सन किसी एक फोकस पॉइंट पे होता है, एक फोसाई, ठीक है, एक फोकस पॉइंट पे सन होता है और जो प्लैनेट्स है वो इसके चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ये था इसका पहला लॉ। सेकेंड लॉ की बात आती है, सेकेंड है आपका द लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने क्या बोला था कि जो हमने एक सिंगल पार्टिकल कंसीडर किया था और हमने बोला था वो किसी एक सेंटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है ना, और उस पर जो फोर्स है वो कौन सा लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर अगर मैं कंसीडर करूँ तो देखो ये आपका कोई एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में है, सन यहाँ पर है और वो प्लैनेट यहाँ पर है। अब देखो मान लो ये हो गया इसका एक्सेस। अब देखो ये मान लो किसी एक फाइनाइट टाइम के अंदर, कोई एक फाइनाइट टाइम ले लो आप, और उसके अंदर ये इतना एरिया स्वैप करता है, कोई भी फाइनाइट टाइम डेल्टा टी, उसके अंदर ये इतना एरिया स्वैप करता है ना। अब नेक्स्ट उतने ही फाइनाइट टाइम में, लेट से किसी और फाइनाइट टाइम की बात करते हैं, ये वो टाइम है, ठीक है। तो इस फाइनाइट टाइम के अंदर डेल्टा टी, ये डेल्टा टी वन और डेल्टा टी टू, डेल्टा टी वन इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा टी टू। उसी सेम टाइम में ये सेम एरिया क्या करेगा, स्वैप करेगा। कौन, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है प्लैनेट टू सन, ठीक है। अब इसका जो स्टेटमेंट सुनो क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम प्लैनेट टू द सन, line joining from planet to sun sweeps out equal area in equal time, ठीक है, sweeps out equal area in equal time। अगर आप मान लो एक महीने की बात करो, एक महीने में जितना एरिया स्वैप करता है नेक्स्ट एक महीने में वो उतना ही एरिया क्या करेगा, स्वैप करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर प्लैनेट आपका सन के चारों रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी डी ए ओवर डी टी, वो क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है। ये कहता है आपका केपलर सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज। और जो थर्ड आता है वो है द हार्मोनिक लॉ, द हार्मोनिक लॉ। ये क्या कहता है, ये कहता है देखो कोई भी प्लैनेट सन के चारों रिवॉल्व करने में, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है वो क्या कहलाता है, उसका ऑर्बिटल पीरियड, ठीक है।
ये मान लो यहाँ से शुरू हुआ और वापस यहीं आ जाता है, तो जितना टाइम इसने लिया वो क्या हुआ, ऑर्बिटल पीरियड। इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, इस कैपिटल टी का ऑर्बिटल पीरियड का जो स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होता है द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। क्या कि जो ऑर्बिटल पीरियड है उसका स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब सेमी मेजर एक्सिस कौन सा है, ये वाला, यहाँ इस सन से लेकर इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है, सॉरी ये तो आपका R2 हो गया, यहाँ से ये आपका सेंटर है, इस सेंटर से लेकर यहाँ तक का ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपका सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है, इस सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इस सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो कहलाता है आपका B, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। ये सेमी माइनर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। इतनी बात हुई। ये थे आपके केपलर के 3 लॉज। और इस वीडियो में हम 2 को ही डिस्कस करेंगे, इस थर्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैंने एक वीडियो क्लिप डाली है, ठीक है। उसके अंदर ये वाला चीज़ है, एलिप्स है या फिर ये जो लॉ ऑफ एरियाज़ है वो किस तरह से वर्क करता है या फिर किस तरह से आप उसको विजुअली समझ सकते हो, ठीक है, वो आपको मैंने दिखाया है, ठीक है। तो उस क्लिप को आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो फिर शुरू करते हैं 2 लॉज। हाँ, ये शुरू करने से पहले मैं आपको केपलर के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मतलब किस टाइप का क्या था सिनेरियो। तो जो केपलर भाई साहब थे, मतलब भाई साहब तो नहीं, दादाजी बोलना चाहिए, मतलब न्यूटन से भी पहले के थे वो एक्चुअली। तो जो केपलर दादाजी थे इनका नाम था योहानस केपलर, योहानस केपलर, जोहानस नहीं, योहानस, ठीक है। तो ये थे, ये जर्मनी के थे, ठीक है। और ये थे एक मैथमेटिशियन और एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। अब जो गैलीलियो और केपलर, इन दोनों का एक ही टाइम था, मतलब एक ही टाइम में इनका बर्थ और डेथ था ना, इनका एक ही टाइम था। तो दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, किस फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, ठीक है। तो जो गैलीलियो थे और केपलर दादाजी, है ना, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और न्यूटन इनके बाद में आए थे। तो न्यूटन ने जो अपना प्रिंसिपिया दिया था, प्रिंसिपिया जो उनकी बुक थी वो आई थी आपके 1687 में, ठीक है। और जो केपलर ने जो 3 लॉज दिए थे वो दिए थे आपके 1610 में, ठीक है। 1610 में एक्चुअली वो एक्सेप्ट हुए थे, उनका जो जनरल था वो एक्सेप्ट हुआ था 1610 में, लेकिन ये लॉज इन्होंने बहुत पहले दे दिए थे, ठीक है। एक्चुअली मतलब ये सब उनका जो काम था वो एक्सेप्ट होने में टाइम लगा, लेकिन लॉज पहले दिए थे। जैसे ये आपका जो लॉज है इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये दिया था 1602 में, और ये जो हार्मोनिक लॉ है ये दिया था आपके 1604, है ना, इसके अंदर। लेकिन बाद में मतलब ये टाइम लग गया इनको ना थोड़ा सा एक्सेप्ट होने में। अब ये जो केपलर थे ना, ये एक आध्यात्मिक टाइप के साइंटिस्ट थे, है ना, आध्यात्मिक टाइप के, मतलब गॉड में बिलीव करने वाले। जैसे ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो भी यूनिवर्स, मतलब उनको इतना ही तो दिखता था, उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। तो इनका मानना था कि जो भी सोलर सिस्टम जो भी वेल मैनेज्ड है ये क्रिएटेड बाय द गॉड, ठीक है, भगवान ने बनाया है। और ये सन को गॉड द फादर कहते थे, सन को, इस सन को कहते थे गॉड द फादर। और जो ये प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये इस फादर के सन हैं, इस पापा के बच्चे हैं, ठीक है। तो ये इसके चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और इन्होंने, इनका एक और भी कथन है, वो क्या है कि जैसे ही प्लैनेट्स इस फादर से दूर जाते हैं तो वो स्लो हो जाते हैं, और जैसे इसके पास आते हैं तो वो क्या होते हैं, फास्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इनका एक्चुअल में ट्रू है, ठीक है, ये बात भी इनका ट्रू है। और मतलब इनका जो टाइम था ना, केपलर और गैलीलियो का, तो इनके टाइम में एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, इनके अंदर कोई क्लियर डिफरेंस नहीं था,
जितना क्लियर आज है ना कि हम जानते हैं कि जो ज्योतिष लोग थे, मतलब जो हाथ वाथ देखते हैं, उनका ब्रांच ही अलग है। और जो एस्ट्रोनॉमी है, जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, डेटा लेते हैं सन का, प्लैनेट्स का और स्टार्स का, वो चीज़ अलग है, हम जानते हैं ये क्लियर। लेकिन उस टाइम में इतना फ़र्क नहीं था। तो ये जो दादाजी थे, केपलर दादाजी, तो ये हीरोस्कोप देखते थे, मतलब राशिफल, कन्या राशि, मकर राशि, है ना, ये सब। तो केपलर जी हीरोस्कोप देखते थे तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब का। तो क्या हुआ कि मतलब धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया उस चीज़ में, मतलब इन्होंने स्टडी की थी, इसमें एस्ट्रोलॉजी में स्टडी की थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। और ये जो पराग है, जो आपका यूरोप में ही एक है जगह जहाँ पर ये मैथमेटिशियन थे, टीचर थे एक्चुअली, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी टाइम तक काम किया। फिर उसके बाद उस पराग के पास में एक जगह गर्ज, GARZ, गर्ज, है ना, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी थी। देखो गैलीलियो और इनका टाइम सेम था, तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी बनी थी, जस्ट बनी ही थी। तो इनको क्या हुआ, ये क्या करते थे, पहले बैठ के ऑब्जर्व करते थे जो प्लैनेट्स हैं, सन है, मतलब उनका पाथ किस तरह से है, उनको फिर ज्योमेट्रिकली ऐसे बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी बनी, पता चला इनको। तो ये क्या कर रहे हैं, वहाँ से पराग से यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ठीक है। और यहाँ पर मतलब जो भी रिसर्च एसोसिएट वो बन गए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बताऊँ, कंटिन्यूसली 1590 से लेकर और 1605 कह सकते हो, कंटिन्यूसली उन्होंने ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक जो सन है, प्लैनेट्स है, एक्चुअली प्लैनेट्स कहूँगा मैं, तो प्लैनेट्स का जो किस तरह से वो ऑर्बिट करते हैं, किस तरह से उनका पाथ है, क्या उनका ट्रेजेक्ट्री है, उसको वो ऑब्जर्व किया कंटिन्यूसली। 20 साल तक उन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद वो इन सब रिजल्ट के ऊपर पहुंचे, ठीक है। और देखो उस टाइम में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी इतना ज़्यादा कुछ, सिर्फ टेलीस्कोप थे, वो भी गैलीलियो ने बनाए थे। और उन्होंने कंटिन्यूसली इतने टाइम तक ऑब्जर्व किया। काफ़ी उनके नेगेटिव रिजल्ट्स भी रहे, जैसे कि ये जो आपका है ना इलिप्टिकल ऑर्बिट, इन्होंने क्या किया, 40 अटैम्प्ट लिए, 40 रॉन्ग अटैम्प्ट, ठीक है। अलग अलग 40 तरह की ट्रेजेक्ट्री उन्होंने बना दी, देख लो कि ये ट्रेजेक्ट्री हो सकती, ये हो सकती, ये हो सकती, लेकिन इनमें से कोई नहीं थी। फिर वो फाइनली पहुंचे आपके इलिप्स के ऊपर, ठीक है। बहुत सिंपल था ये एक्चुअली, आपको लग रहा होगा इलिप्स ही तो है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उन्होंने 40 रॉन्ग अटैम्प्ट लिए, 40 अलग अलग तरह की ट्रेजेक्ट्री बनाई। देखो कुछ इस तरह की, कभी इस तरह की, है ना, ये अलग अलग तरह की उन्होंने ट्रेजेक्ट्री बनाई और फाइनली वो इसके ऊपर पहुंचे, ठीक है। तो देखो काफ़ी लंबे टाइम तक इतना कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर करके उन्होंने फाइनली इस ईयर में वो पेपर पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो मतलब जो उनको मतलब ये हीरोस्कोप देखने का जितना भी इंटरेस्ट था वो चढ़ता गया, मतलब आदमी का क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और इनका इतना बढ़ा कि उन्होंने इतना सब कुछ लॉ दे दिए, ठीक है। जो न्यूटन बाबा थे वो तो बाद में आए थे, है ना, उन्होंने एक्चुअली इन्हीं का जो आइडिया था ये इनको यूज़ किया। और फिर उसके बाद उन्होंने जो प्रिंसिपिया में बोला था कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये सब, है ना, तो ये सब बाद की बातें, लेकिन इन्होंने बहुत ही फंडामेंटल काम किया था जो आज भी ट्रू है, ठीक है। ये जो इनका लॉ है, जो हार्मोनिक लॉ है, वो अप्रॉक्सीमेटली ट्रू है ना, अप्रॉक्सीमेटली ट्रू है, एग्जैक्टली नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। हाँ, तो ये था केपलर जी के बारे में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट की। अब देखो ये जो पहला लॉ है ये क्या कहता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये जो इनका स्टेटमेंट है या फिर कहें जो लॉ है वो हम डिराइव करेंगे एक्चुअली। और किस तरह से डिराइव करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में जो रिजल्ट छोड़ा था, क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, क्या था वो था आपका J²U² और D²U/d² प्लस U और इक्वल -F(1/2)।
यू, ये था आपका, एक मिनट लेट मी चेक, जे स्क्वायर यू स्क्वायर एम, हाँ ये था, ठीक है, यहाँ पर हमने छोड़ा था। अब बात है कि अगर आपको ये नहीं पता कि ये कहाँ से है तो भाई पिछला वीडियो जाके देख लो, ये एक लेक्चर सीरीज़ है, अगर आप एक भी लेक्चर मिस करते हो तो आपका आगे का समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो हम इसी को लेके चलेंगे और इनका वैल्यू पुट करेंगे। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए f(1/u). अब देखो जो हमारा सन है, ये सन है और जो प्लैनेट्स है वो इसके चारों ओर रिवॉल्व, ठीक है, करते हैं, ये है। अब सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, F=G(m1m2/r²), ठीक है। अब ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स एक टाइप का कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलॉम फोर्स है इनको हम इन जनरल टर्म, क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलॉम फोर्स, कूलॉम फोर्स कौन सा है, F=K(q1q2/r²), और ये जो F है वो क्या है, G(m1m2/r²). ये दोनों फोर्स, इनको हम जनरल टर्म्स में बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं, ठीक है, ये आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये जो F(r) है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये ऐसा है, तो इसको हम जनरल टर्म्स में क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। तो ये जो F का वैल्यू वो हम यहाँ से लेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं एक नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ, नेगेटिव साइन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो फोर्स है वो कौन सा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है, इस वजह से मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ। तो देखो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खोलता हूँ तो वो क्या आएगा, F(r)=K/r², ये वैल्यू आएगा, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब ये जो फोर्सेस हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ, वो कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव होते हैं। तो हम इन फोर्सेस को सम ग्रेडियंट ऑफ सम फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फोर्स को मैं लिखना चाहूँगा -del(v)/del(r), कुछ ऐसे लिखना चाहूँगा, मतलब लिख सकते हैं हम एक्चुअली। तो अब यहाँ से अगर मैं v का वैल्यू निकालूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर v का वैल्यू निकालूँ तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन K/r²dr, तो वो वैल्यू आ जाएगा आपका, देखो दोबारा ये ऊपर आएगा तो माइनस का K/r, v(r), ये आ जाएगा आपका पोटेंशियल, क्या आएगा, -K/r, और जो फोर्स है वो क्या आ गया, ये आ गया -K/r²। इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमने u लिया था वो किस तरह से लिया था, r था 1/u, है ना। तो यहाँ पर r की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, तो F(1/u) एक्चुअली F(1/u), उसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, -Ku², ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल दूँ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, d²u/d(θ²) प्लस में u इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दें तो ये आ जाएगा m/j² इंटू माइनस माइनस प्लस ku²। तो यहाँ से u² से u² गया, ये वैल्यू आ गया आपका mk/j²। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, d²u/d(θ²) प्लस का u माइनस का mk/j² इक्वल्स टू 0। ये जो वैल्यू है u माइनस mk/j², इसको मैं सम फंक्शन मान लेता हूँ x, ठीक है। सो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x, हियर u माइनस mk/j² इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर इसका आप डबल डेरिवेटिव करोगे, ये तो थीटा की टर्म है नहीं, तो ये अगर डबल डेरिवेटिव करोगे d²u/d(θ²), वो क्या आ जाएगा, d²x/d(θ²). ये वैल्यू आप यहाँ रख दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, d²x/d(θ²)
ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई आपकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब देखो इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन है वो तो कुछ ऐसा है, x इक्वल्स टू a cos थीटा माइनस थीटा प्राइम। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है एक्चुअली, और यही हम क्या करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से आया। तो देखो यहाँ से सबसे पहले क्या मान लूँ मैं, d ओवर डी थीटा, इसको मैं क्या मान लूँ d, और डी स्क्वायर ओवर डी थीटा स्क्वायर वो कितना आ जाएगा डी स्क्वायर। तो ये वैल्यू रखूँ तो डी स्क्वायर प्लस में 1 x इक्वल्स टू 0। ठीक है, और CF निकालते हैं, 4CF क्या कर देते हैं, x को इक्वल्स टू 0, तो ये क्या बनेगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो m का वैल्यू आपके पास आ गया प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, अब अगर आपका वैल्यू m इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा होता है तो हम क्या लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं हम x इक्वल्स टू e टू द पावर, जब ये होता है ना m इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो क्या लिखते हैं e टू द पावर अल्फा थीटा और कोई ये कांस्टेंट c1 कोस बीटा थीटा प्लस c2 साइन बीटा थीटा, ये वैल्यू रखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर देखो अल्फा का वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा 1, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू 1, तो ये हमारा x क्या आ जाएगा, c1 कोस थीटा प्लस c2 साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगा। अब मैंने सोल्यूशन ये लिखा है। ठीक है, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो देखो कोस a माइनस बी, ठीक है, तो a माइनस बी अगर मैं खोलता हूँ तो क्या बनेगा, a कोस a कोस b कोस थीटा प्राइम प्लस साइन थीटा प्राइम, ये बनेगा। अब देखो ये जो थीटा प्राइम है, देखो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कितने आएंगे, 2 कांस्टेंट आएंगे हमारे पास। ठीक है, 2 कांस्टेंट आएंगे, तो एक तो ये आ गया a और एक हमने क्या मान लिया थीटा प्राइम। ठीक है, 2 कांस्टेंट आएंगे। अब ये है, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो इस कांस्टेंट को मिला के मैं कोई एक कांस्टेंट लिख दूं, c1 लिख दूं, c1 कोस थीटा प्लस में ये वाला और इस a को मल्टीप्लाई करके एक और कांस्टेंट लिख दूं c2, वो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो ये वाला सॉल्यूशन और ये वाला सॉल्यूशन इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का सॉल्यूशन ये लिखते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये लिख देते हैं। अब जैसे ही हम डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने यही क्यों लिया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ये लेते हैं तब ये हमारा एक कॉनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन लेना हमें ज़रूरी है, इसलिए हमने लिया। बाकी सॉल्यूशन तो हम ये भी ले सकते थे, जो ये वाला आया, ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, कुछ भी, है ना। तो अब देखो हम ये सॉल्यूशन लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये सॉल्यूशन आ गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर x का वैल्यू पुट करेंगे। अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू पुट करूँ तो ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया, x का, और u का वैल्यू पुट कर दो। u का क्या है, 1/r, तो u का वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगा, 1/r माइनस mk/j²। ठीक है, इक्वल्स टू a कोस थीटा माइनस थीटा प्राइम। यहाँ से मैं क्या कर दूँ, इसको इधर ले जाऊँ तो ये आ जाएगा 1/r इक्वल्स टू mk/j² प्लस a कोस ऑफ थीटा माइनस थीटा प्राइम। अब देखो ये हमें 1 बनाना है, किसके लिए, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। ये अगर मैं 1 बनाता हूँ तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, डिवाइड में करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, mk/j² डिवाइडेड बाय r, मल्टीप्लाई में गया, इक्वल्स टू ये आ गया आपका 1 प्लस में क्या आ गया आपका, इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो aj² कोस थीटा माइनस थीटा प्राइम, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। ये इक्वेशन किसके इक्विवेलेंट है, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। ठीक है, यहाँ से अगर मैं लिखूँ आपका ये तो हमारा हो गया,
ये वैल्यू हम लिख देते हैं ऊपर। एफ इक्वल्स टू क्या है हमारा, एफ ऑफ आर इक्वल्स टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, और वी ऑफ आर क्या आया, माइनस के अपॉन आर। तो देखो जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, वो क्या है आपके पास, एल अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा प्राइम। ये आपका जनरल इक्वेशन होता है। तो अब देखो यहाँ से क्लियर हुआ होगा, ये तो थीटा माइनस थीटा प्राइम जो हमने लिया था वो इस वजह से लिया था, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, इसको मैं कोई भी इक्वेशन ए बोल दूँ, इसको इक्वेशन में बी बोल दूँ, ठीक है। तो कंपेयर ए एंड बी, कंपेयर ए एंड बी। अगर कंपेयर करूँ तो मेरे पास एल का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, एम के अपॉन जे स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास एल का वैल्यू। ओके, ओहो यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, ये इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड जाएगा ना ये, तो ये आएगा आपके पास जे स्क्वायर अपॉन एम के, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा आपका जे स्क्वायर अपॉन एम के, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। एल का वैल्यू ये आ गया। फिर उसके बाद में 1 ऐसा कैसा, और ओके यहाँ आपके पास ये ई कोस थीटा होता है, ई इसेंट्रिसिटी होता है, 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा प्राइम। तो जो ई होता है वो क्या होता है, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ये होता है इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ से ई का जो वैल्यू है वो क्या आएगा हमारे पास, ए जे स्क्वायर अपॉन एम के, ये वैल्यू आ गया हमारे पास इसेंट्रिसिटी का, ठीक है। अब हम इसेंट्रिसिटी का आपको वैल्यू निकालने के लिए ए का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हमें इसका ज़रूरत नहीं है, और जो हमारे काम का है वो ये वाला इक्वेशन काम का है, ये वाला, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन सी, ठीक है। तो एक तो मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूँ साइड में, 1 अपॉन आर, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं 1 अपॉन आर इक्वल्स टू एम के अपॉन जे स्क्वायर प्लस में ए कोस थीटा माइनस थीटा प्राइम, ठीक है। ये वैल्यू है, इसको मैं इक्वेशन सी बोल देता हूँ, और तो हमारे काम का नहीं है, यस। अब देखो जो हम यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, क्या किया था, जो इक्वेशन ऑफ मोशन आया था हमारा, क्या आया था कि टोटल एनर्जी वो क्या था, कांस्टेंट था हमारा, ठीक है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट। तो उसकी हेल्प से निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, वो क्या था हमारा 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस प्लस का v ऑफ r इक्वल्स टू ई टोटल एनर्जी, ये था हमारा, ठीक है। ये इक्वेशन आया था हमारा। अब यहाँ पर देखो v ऑफ r का वैल्यू मैं रख सकता हूँ, ठीक है, v ऑफ r का वैल्यू रख सकता हूँ, थीटा डॉट का वैल्यू रख सकता हूँ। तो थीटा डॉट का वैल्यू क्या था हमारे पास, थीटा डॉट का था हमारे पास j अपॉन एम आर स्क्वायर, ये वैल्यू था। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस में 1/2 m r स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर r की पावर 4 प्लस में इसका वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा माइनस के अपॉन आर, माइनस के अपॉन आर इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 m वैल्यू आ गया r डॉट स्क्वायर प्लस में एक m गया, एक r स्क्वायर गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/2 जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस के अपॉन आर इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। ये हमारे पास कोई इक्वेशन आ गया। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए यहाँ पर, देखो 1 अपॉन आर का वैल्यू है हमारे पास, कहाँ गया इक्वेशन, हाँ ये रहा, 1 अपॉन आर का वैल्यू है हमारे पास, तो ये वैल्यू हम रख देंगे, ये भी रख देंगे। आर डॉट का वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सी, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सी विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा यहाँ पर, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर, और फिर आर का दोबारा करेंगे तो क्या बनेगा आर डॉट,
इक्वल्स टू, ये देखो मास कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, जे भी कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में जे कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0, प्लस में ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आप क्या रख दोगे, ए का ए कांस्टेंट है तो ए का ए आ गया, कोस थीटा का क्या आएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस थीटा प्राइम, फिर उसके बाद थीटा बचा, थीटा का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा थीटा डॉट, ठीक है, ये वैल्यू है। अब यहाँ पर इस थीटा डॉट का वैल्यू रख देते हैं, क्या था जे अपॉन एम आर स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू क्या आ गया -1 अपॉन आर स्क्वायर आर डॉट इक्वल्स टू -a साइन थीटा माइनस थीटा प्राइम, इसका वैल्यू कितना आ गया जे अपॉन एम आर स्क्वायर, यहाँ से देखो इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया माइनस माइनस प्लस, तो आर डॉट का वैल्यू आ गया हमारे पास, आर डॉट का क्या आया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर डॉट का जो वैल्यू है वो आया हमारे पास ए जे अपॉन एम साइन थीटा माइनस थीटा प्राइम, ये वैल्यू आया। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे और यहाँ पर इसका वैल्यू भी रखेंगे, इसको मैं बोल दूँ इक्वेशन डी और ये होगा इक्वेशन ई, ठीक है, इक्वेशन ई और सी को डी में पुट करते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर जे स्क्वायर बाई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा प्राइम, ये आ गया स्क्वायर, प्लस में 1/2 जे स्क्वायर ऐसा कैसा अपॉन एम ऐसा कैसा और 1/r स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा एम के अपॉन जे स्क्वायर प्लस ए कोस थीटा माइनस थीटा प्राइम, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, दो आ गई माइनस के अपॉन आर, तो माइनस के बाहर और 1 अपॉन आर का वैल्यू ये रख देंगे, ये क्या आ गया हमारे पास एम के अपॉन जे स्क्वायर प्लस में ए कोस थीटा माइनस थीटा प्राइम, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ई, ये आ गया। अब इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या वैल्यू आ गया हमारे पास, यहाँ से पहले ये काट देते हैं, एन से एम गया तो ये बना आपका ए स्क्वायर जे स्क्वायर बाई 2m साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा प्राइम प्लस में ये 1/2 जे स्क्वायर बाई एम, यहाँ से होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा एम स्क्वायर के स्क्वायर बाई जे की पावर 4 प्लस में इसका होल स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा प्राइम, ठीक है, फिर उसके बाद में 2ab, तो प्लस में 2m के ए जे स्क्वायर कोस थीटा माइनस थीटा प्राइम, ठीक है, ये वैल्यू आ गया, माइनस में ये यहाँ से के स्क्वायर बनेगा तो m के स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर माइनस ए के कोस थीटा माइनस थीटा प्राइम, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो वैल्यू देखो यहाँ से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये सेम बन रहा है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये सेम बनेगा, यहाँ कोस स्क्वायर बन रहा है यहाँ साइन स्क्वायर बन रहा है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन लेके कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो ये वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर जे स्क्वायर बाई 2m, ये वैल्यू आ गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बनेगा प्लस का 1/2 जे स्क्वायर, हाँ जे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे जे स्क्वायर आएगा, एक m कैंसिल हो जाएगा, तो m के स्क्वायर बाय जे स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ से देखो ये वाला वैल्यू ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल, देखो 2 से 2 कैंसिल और फिर m से m कैंसिल और जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बना के ए कोस थीटा माइनस थीटा प्राइम और ये के ए कोस थीटा माइनस थीटा प्राइम, ये प्लस का है ये माइनस का, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला टर्म बचा, ये वाला टर्म कितना है माइनस एम के स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर इक्वल्स टू ई, ये वैल्यू है हमारे पास। अगर इसी को मैं आगे लिखूं तो देखो यहाँ से ये माइनस ये प्लस का 1/2 है, ये माइनस का 1 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1/2 बचेगा, तो ये बचेगा ए स्क्वायर जे स्क्वायर बाई 2m माइनस का
एम के स्क्वायर बाय 2j², ये वैल्यू आ गया इक्वल्स टू ई। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास काम का नहीं है, इसको हम रब कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास देखो ये वैल्यू आया, यहाँ से हमें किसका वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए, तो इस वाले टर्म को हम इधर रख लेते हैं। तो ए का वैल्यू हमें चाहिए, तो a²j² बाई 2m इक्वल्स टू ई उधर है प्लस में m k² अपॉन क्या आ गया 2j²। ठीक है, हाँ ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, उसको आप रीअरेंज कर सकते हो जो भी है। ठीक है, तो वो वैल्यू आएगा आपका, देखो a² का जो वैल्यू आएगा, a का वैल्यू आएगा वो आएगा आपका mk अपॉन a, mk अपॉन j², सॉरी mk अपॉन j² स्क्वायर रूट 1 प्लस 2ej² अपॉन mk²। ये आप रीअरेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये वैल्यू आप इस इक्वेशन पुट कर दो, तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपके पास, देखो j² अपॉन mk बाहर है और ये mk अपॉन j² है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको आप काट सकते हो। फिर उसके बाद ये जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा आपका स्क्वायर रूट 1 प्लस 2ej² अपॉन mk²। ये आ गया आपका इसेंट्रिसिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अलग अलग केसेस की। अब देखो यहाँ पर जो हमारा कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन क्या आया था, ओहो वो आया था आपके पास ये वाला इक्वेशन। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन था। इस इक्वेशन में आप ये वैल्यू पुट कर दो L और E का। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन जाता है j² अपॉन mk अपॉन r इक्वल्स टू 1 प्लस E का वैल्यू स्क्वायर रूट 1 प्लस 2ej² अपॉन mk² कोस, ये मैं थीटा ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि फॉर थीटा प्राइम इक्वल्स टू पाई, जो थीटा प्राइम में कोई कांस्टेंट है, मतलब इसका मतलब क्या है थीटा प्राइम का, कि ऑर्बिट कहाँ से शुरू हो रहा है, बस इतना ही मतलब, और कुछ नहीं है। कि इनिशियल कंडीशंस क्या क्या हैं यहाँ पर, कि ऑर्बिट आपका कहाँ से शुरू हो रहा है। तो अगर मैं थीटा प्राइम का वैल्यू पाई लेता हूँ, इसका मतलब क्या है कि जो आपका प्लेनेट है वो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, ये आपका थीटा प्राइम का वैल्यू कितना आ गया, पाई आ गया, ये हो गया। अब यहाँ से अगर आप इस इसेंट्रिसिटी का अलग अलग वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, इसेंट्रिसिटी का अलग अलग वैल्यू पुट करते हो, देखो यहाँ पर क्या आया, L अपॉन R 1 प्लस E cos थीटा। ठीक है, और जो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग इस इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आया स्क्वायर रूट 1 प्लस 2ej² अपॉन mk²। हाँ, यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू निकालूँ, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो क्या आएगा आपका 2ej² अपॉन mk² इक्वल्स टू वैल्यू आ गया e² माइनस 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसेंट्रिसिटी का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ केस 1 की, ये मैं रफ कर देता हूँ, देखो यहाँ पर ही बना देता हूँ। केस 1 की अगर मैं बात करूँ, मैं क्या ले लूँ, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू, E का वैल्यू क्या ले लूँ, 1 ले लेते हैं, चलो ग्रेटर देन 1 लेते हैं। अगर E का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो e² का वैल्यू 1 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो लेट अस से 1 पॉइंट समथिंग 1.2 आ गया, तो 1.2 माइनस 1 है ना, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0। तो उस केस में आपका E का जो वैल्यू है कैपिटल E, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा ना, मतलब पुट करके देख सकते हो। फिर उसके बाद सेकंड केस, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, आप इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या कर दो, इक्वल्स टू 1 पुट कर दो। अगर आप 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, 1 माइनस 1 0, तो उस केस में एनर्जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। फिर उसके बाद आप क्या करो, तीसरा केस, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू लेस देन 1 पुट कर दो, है ना। अगर आप यहाँ पर लेस देन 1 पुट करते हो तो कितना आएगा आपके पास, ये वैल्यू जो टोटल एनर्जी है, ये
कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग -1 नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो इस टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन 0। जो फोर्थ केस है वो क्या है आपका, जब इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आप कितना पुट कर दो, यहाँ पर 0 पुट कर दो। चलो, तो अगर आप 0 पुट करते हो तो उस केस में क्या आता है आपका, ये इधर चला जाएगा, तो क्या आएगा, ई का वैल्यू -mk² अपॉन 2j², ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास। जब आपका इस इसेंट्रिसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, तब आपका जो केस है वो बनता है हाइपरबोला, हाइपरबोला। फिर उसके बाद अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, उस केस में बनता है आपका पैराबोला। अगर आपने कॉनिक सेक्शन पढ़े होंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर है। फिर उसके बाद अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आप लेस देन 1 पुट करते हो, वो केस होता है आपका इलिप्स का, वो केस होता है आपका इलिप्स का। फिर उसके बाद अगर इसेंट्रिसिटी 0 है तो वो केस होता है आपका सर्किल का, इसका सर्किल का। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखो कॉनिक सेक्शन कैसे काम करते हैं। देखो मेरे पास एक कोन है, ठीक है, मैंने बनाया वैसे, ठीक है। अब देखो जब आपका, मैं सबसे पहले यहाँ से चलूँगा, फिर हम ऊपर की तरफ चलेंगे। अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 0 है तो ये जो आपका प्लेन है ना, हम एक प्लेन लेते हैं और ये जो कोन है इसको हम काटेंगे। इस कोन को हम 4 तरह से काट सकते हैं, बस इतनी बात है, ठीक है। जो भी आपके अलग अलग कॉनिक सेक्शन बनते हैं, इसका मतलब क्या है, कोन को आप 4 तरह से काट सकते हो। तो ये मैं एक प्लेन लूँगा और इस कोन को काटूंगा। तो पहला केस, अगर मैं ये वाला जो प्लेन है ये इसके पैरेलल में काटता हूँ यहाँ पर, तो अगर मैं पैरेलल में काटूंगा तो ये कैसे काटेगा, ऐसे काटेगा, ऐसे, तो क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा ना। तो उस केस में मेरा क्या बन जाएगा, देखो उस केस में मेरा ये बन जाएगा, आपका सर्किल बन जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसका जो सेंटर है वो कहाँ पर होगा, ओरिजिन के ऊपर। सेकंड केस की बात करते हैं। अगर ये जो प्लेन है इसको मैं थोड़ा सा इंक्लाइन करता हूँ, अगर मैं इसको इंक्लाइन करता हूँ तो ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो कैसे काटेगा, कुछ ऐसे काटेगा, ठीक है। तो उस केस में ये आपका कैसे काटेगा, कुछ ऐसे काटेगा, आपका काटेगा ना, कुछ ऐसे। देखो ये जैसे ही इंक्लाइन करता हूँ तो ये कुछ ऐसे बनेगा, आपका बनेगा, है ना। तो ये वाला जो इसका डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, सेम डबल ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला इंक्रीज हो जाएगा और ये वाला क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अगर मैं इसको और ज़्यादा इंक्लाइन कर दूं, तो इंक्लाइन करते 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 मैं क्या करूं, इसको देखो यहाँ तक तो इलिप्स बनेगा, इसको बाहर निकाल देता हूँ। देखो ये जो प्लेन है, देखो ये जो प्लेन है ये ऐसे था पहले सर्किल, फिर इलिप्स, फिर ये ऐसे काटेगा। लेट अस से अगर इसको ऐसे काटेगा तो देखो ऐसे काटेगा तो क्या बनेगा, कुछ इस शेप में बनेगा। ऐसे काट दिया इसको, इस शेप में बनेगा, तो ये क्या बना आपका, एक पैराबोला बना ना। तो उस केस में आपका क्या बनेगा, ये एक पैराबोला बनेगा। देखो उस केस में आपका क्या बनेगा, ये एक पैराबोला बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो, अब ये हो गया आपका पैराबोला। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना हो गया, इक्वल्स टू 1। पैराबोला के लिए कितना होता है, इक्वल्स टू 1। ये देखो कुछ ऐसे काट देगा। अब हम बात करते हैं हाइपरबोला की। इसको आप करते 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 ऐसे ले आओ, देखो बिल्कुल ऐसे, ठीक है। देखो ऐसे था तब तो पैराबोला था, आप इसको और पैरेलल ले आओ इसके, तब आपका एक और सेकंड कोण लेते हैं हम। देखो यहाँ पर एक और सेकंड कोण ले लेते हैं। तो ये देखो अगर मैं इसको ऐसे काटूं, बिल्कुल ऐसे काटूंगा, तो इसको ये कुछ इतना सा काटेगा और इसको भी कुछ इतना सा काटेगा। देखो ये प्लेन कुछ ऐसे काटेगा, इसको ये इतना सा कट गया और ये इतना सा कट गया, ठीक है। तो उस केस में ये आपका क्या बनेगा, कुछ ऐसा, ये इतना सा कटेगा और ये भी आपका इतना सा कटेगा, ठीक है। और फिर इस लाइन के भी इधर आपका ये इतना कटेगा, ठीक है। जो हम ये दिखाते हैं ना कि ये आपका पैराबोला मतलब ऐसे कटेगा ये वाला, और हाइपरबोला के केस में ये भी और ये भी, है ना, ये दो तरफ से कटता है। तो ये आपका क्या बन गया, हाइपरबोला बन गया। उस केस में आपका इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। तो अब देखो हम पहुंचते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो जो हमारा जो केस है, कौन सा, केस ऑफ प्लैनेट्स, तो उस केस में क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी है
इसका ये जो पार्टिकल है जो हम प्लैनेट्स बोलते हैं, जो प्लैनेट्स का टोटल एनर्जी है वो क्या होता है आपका लेस देन 0, ये वाला केस होता है आपका। ठीक है, अब देखो ये जो सर्किल है वो इलिप्स का एक स्पेशल केस है, एनर्जी लेस देन 0 आ रहा है यहाँ भी, और जो इसेंट्रिसिटी है वो लेस देन 1 है, इक्वल्स टू 0, मतलब लेस देन 1 है। तो ये वाला जो केस है ना, तो हाँ ये वाला जो केस है ये होता है आपका प्लेनेटरी मोशन का। उस केस में आपका एनर्जी, टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो इसी को कंक्लूड करके हम किस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं वो किस पाथ में रिवॉल्व करते हैं, वो करते हैं इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका केपलर्स फर्स्ट लॉ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोबारा कह रहा हूँ वो वीडियो जाके देख लो। देखो सेकेंड लॉ क्या कहता है आपका, लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, क्या कहता है कि जो ये जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो जो लाइन जॉइनिंग फ्रॉम प्लैनेट टू द सन, लाइन जॉइनिंग फ्रॉम प्लैनेट टू सन स्वेप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ठीक है, तो ये है, इसका मतलब क्या है कि जो एरियल वेलोसिटी है dA/dt वो कितना है आपका 0 है, कांस्टेंट है, सॉरी, जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पर जो हमने कल किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ फिक्स टाइम ले लेता हूँ, ये मान लो डेल्टा t टाइम में इसने कुछ एंगल डेल्टा थीटा इतना स्वैप किया d थीटा। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया निकालने के लिए मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका जो एरिया है, ठीक है, वो क्या बना, a = 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, r हो जाएगा, ये वाला कितना है डिस्टेंस, r है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r इंटू डी थीटा, तो ये आ जाएगा r d थीटा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 r² d थीटा। ठीक है, ये आ गया d आपका। अब यहाँ पर मैं इसको dt से डिवाइड कर देता हूँ, dA/dt, इसका वैल्यू क्या आ गया आपका 1/2 r² d थीटा/dt। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा डॉट, तो dA/dt इसका वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 1/2 r² थीटा डॉट। ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर थीटा डॉट का वैल्यू रखो, देखो dA/dt क्या है मेरे पास 1/2 r² थीटा डॉट। थीटा डॉट का वैल्यू रख दूं मैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 r² j/mr²। यहाँ से r² से r² गया, क्या आया मेरे पास j/2m आया। अब देखो जब आपका पार्टिकल किसी सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करता है, पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करता है, तो जो j है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और जो मास है वो भी कांस्टेंट है, और जो 2 है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो एरियल वेलोसिटी है, कब, जब आपका पार्टिकल जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपका एरियल वेलोसिटी है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्वेटिव रहता है। ठीक है, और ये हमने पिछले आर्टिकल में भी अच्छे से डिस्कस किया था, अगर आपको और जानना है तो वो आर्टिकल आप देख लो। ठीक है, तो ये था हमारा केपलर सेकेंड लॉ। ठीक है, अब देखो ये इसका एक और कह सकते हो, एक और आप अलग तरह से भी दिखा सकते हो इसको, कि जैसे ही आपका प्लैनेट है, जो मैंने बात की थी ना, केपलर ने क्या बताया था कि जो प्लैनेट्स है वो इस सन द फादर के बच्चे हैं, है ना, सन ऑफ दिस फादर, है ना, तो वो जैसे इससे दूर जाते हैं तो वो स्लो मूव करते हैं, और जैसे इसके पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, फास्ट मूव करते हैं। तो वो उसका ये जो कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम है ये बताने का एक तरीका था। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि आपको यहाँ पर देखो, अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक है, मान लो इतना आर्क है और उतना ही आर्क आप यहाँ पर लगाओ, तो क्या ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया वो सेम रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर पार्टिकल इस सन से दूर है, जो प्लैनेट है सन से दूर है, तो स्लो मूव करेगा।
है ना। मान लो आपका 1 मंथ के अंदर वो इतना मूव करेगा, तो अगर आपका प्लेनेट सन के पास में है तो 1 मंथ में वो कहाँ कितना मूव करेगा, इतना मूव करना पड़ेगा उसको, तभी ये वाला जो एरिया है, देखो ये वाला जो एरिया है वो इस वाले एरिया के इक्वल आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो प्लैनेट्स का जो मोशन है वो किस तरह से होता है, देखो यहाँ पर जो जैसे दूर है तो वो स्लो 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 स्लो, पास है तो फास्ट, फिर उसके बाद स्लो, फिर उसके बाद फास्ट, फिर उसके बाद स्लो 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 फास्ट, ऐसे, फिर उसके बाद स्लो, इस तरह से मोशन होता है उसका। ठीक है, तो ये बात है। इस वीडियो में इतना ही, और ये जो नेक्स्ट क्लिप है देखना ना भूलें। अभी जो आपने देखा केपलर के 2 लॉज, पहला लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स और दूसरा लॉ ऑफ एरियाज, तो उन दोनों लॉज को समझने के लिए या फिर कहें तो प्लेनेटरी मोशन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इलिप्स किस तरह से वर्क करता है या फिर इलिप्स किस तरह से बनता है। ठीक है, तो वो समझना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास है एक पेपर, फिर उसके बाद एक है स्केल और एक पेंसिल, और एक मैंने अरेंजमेंट किया है जिसमें मेरे पास 2 पेपर क्लिप्स, यहाँ पर मैंने कीले ली है, और एक है मेरे पास स्ट्रिंग, धागा। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो बाय यूजिंग स्ट्रिंग है। तो एक और भी मेथड आता है जिसमें हम एंगल बना के और वैसे इलिप्स बनाते हैं, लेकिन जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो है बाय यूजिंग स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है वो क्या है कि इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है, देखो इस स्ट्रिंग का जो पूरा लेंथ है वो कितना है, इस केस में मैं यहाँ पर आपको मेजर करके बता देता हूँ, वो है ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर और उससे कुछ ज़्यादा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा है। तो ये जो लेंथ है वो इक्वल होगा डबल ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। किसके डबल? डबल ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो देखो ये जो दोनों किले हैं वो किसका काम करेगी? वो काम करेगी फोकस पॉइंट्स का, जो फोसाई जो हम बताते हैं कि जो आपका प्लेनेट है वो सन के अराउंड किसी एक फोसाई के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों किले हैं वो काम करेगी फोसाई का। ठीक है, तो अब देखो ये जो पूरा लेंथ था हमारा ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर, हम उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर उस लेंथ को ड्रॉ कर लेता हूँ 10, और 10 से कुछ कम है तो वो आपको पता चल जाएगा। अब देखो ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर मैं इन पिन्स को कहीं भी लगा देता हूँ। ठीक है, कुछ इतना जगह छोड़कर मैं कुछ यहाँ पर लगा देता हूँ इनको। तो ये मैंने पिन्स कुछ यहाँ पर लगा दी हैं। ठीक है, अब मैं यूज़ करूँगा पेंसिल का। ठीक है, तो इस पेंसिल को मैं यहाँ पर लगाऊँगा और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने शुरू किया और ये बन गया मेरा हाफ इलिप्स, अपर हाफ, और वैसे ही मैं क्या बना देता हूँ, लोअर हाफ। तो देखो यहाँ से ये मेरा बन गया है लोअर हाफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि ये लेट से मैं इसको क्या बोल देता हूँ, फोकस 1, और इसको मैं बोल देता हूँ फोकस 2। ठीक है, तो ये वाला जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर और ये जो यहाँ तक का जो लेंथ है वो कहलाएगा आपका R1। ठीक है, और ये वाला जो लेंथ है वो कहलाएगा आपका R2। हाँ, आप इसको R1 बोल दो, इसको आप R2 बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पर R1 और R2, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है कि R1 प्लस R2 वो किसके इक्वल होगा। देखो इसको अगर मैं सेंटर मानूँ, देखो यहाँ पर ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना था हमारा, ओके ये 10 से कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये होगा आपका जो मिड पॉइंट है वो 5.5 से कुछ इधर। ठीक है, तो ये आएगा आपका मिड पॉइंट। तो यहाँ से मैं ये लाइन खींच देता हूँ, देखो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये जो लेंथ है R1 प्लस R2, ये कितना हुआ मेरा R1, ये वाला लेंथ कितना हुआ R2, उनका सम किसके इक्वल है, इतना लेंथ तो हो गया आपका B
सॉरी ए, जो सेमी मेजर एक्सिस है ए, और ये वाला जो लेंथ हो गया वो भी ए हो गया, तो ये किसके इक्वल होगा, 2a के। यहाँ से आप लिख सकते हो a इक्वल्स टू R1 प्लस R2/2। ये वाला जो रिजल्ट है वो हम आपके केपलर थर्ड लॉ में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग बात आती है वो क्या आती है कि जो ये वाला जो लेंथ है, देखो यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट में यहाँ पर ये वाला जो लेंथ है, इस सेंटर से लेकर और यहाँ तक ये मैक्सिमम जितना स्ट्रेच हो सकता है, वो लेंथ क्या कहलाएगा, आपका सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है, जिसको हम बी बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला देखो, ये जो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, इस लेंथ का जो इस स्ट्रिंग का जो टोटल लेंथ है वो क्या रहता है, पूरा कांस्टेंट रहता है। देखो आप कैसे भी मूव कर लो यहाँ पर। अब मेरी बात सुनो, अब मैं किसी एक प्लेनेट का एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो ये जो मेरा पेंसिल का जो टिप है वो किसको डिनोट करता है, प्लेनेट को डिनोट करता है, और ये जो हमारा सन है वो कहाँ पर है, इस फोकस पॉइंट पे, इस फोसाई के ऊपर है, ठीक है। अब देखो जो प्लैनेट्स है वो एक्चुअल में कैसे रिवॉल्व करते हैं, वो देखो जैसे ही वो दूर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वो दूर होते हैं, तो उस केस में उनका वेलोसिटी क्या रहता है, स्लो रहता है, उनका वेलोसिटी स्लो रहता है। जैसे जैसे वो सन को रीच करते हैं तो वैसे वैसे उनका वेलोसिटी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। देखो जैसे यहाँ पर इनका वेलोसिटी कम था कुछ इस तरीके से, फिर उसके बाद जैसे जैसे पास आए वैसे वैसे उनका वेलोसिटी बढ़ जाता है, और जैसे इस पॉइंट को क्रॉस किया, क्रॉस करते ही उनका वेलोसिटी कुछ ये था, फिर उसके बाद स्लो 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 स्लो, फिर उसके बाद ये दोबारा आपका स्लो है स्लो है स्लो है स्लो है, फिर फास्ट यहाँ पर। जैसे ही वो इस सन के पास में आएगा, ठीक है, इस पॉइंट के पास में आएगा, वैसे उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यहीं से आपका क्या आता है, केपलर का सेकंड लॉ। अब जैसे मान लो मैं बात करूं कि मान लो पार्टिकल किसी इंस्टेंट के ऊपर यहाँ पर था, ठीक है, और लेट से 1 महीने बाद, अर्थ की बात करें तो 1 महीने बाद अर्थ ने इतना, मतलब यहाँ पर पहुँच गया 1 महीने बाद, कुछ यहाँ पर मान लो, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया, तो ये एरिया कितना हुआ, ये एरिया देखो यहाँ पर, ये जो एरिया है इसी को हम रेडियस कंसीडर करेंगे। देखो ये वाला एरिया होगा, ठीक है, ये एरिया होगा आपका 1 मंथ के अंदर। और अब नेक्स्ट 1 मंथ की बात करते हैं, तो लेट अस से पार्टिकल आपका यहाँ पे था, ठीक है, किसी इंस्टेंट के ऊपर यहाँ पर है, तो अगले 1 महीने के अंदर वो यहाँ पर मिलेगा आपका, ठीक है, कुछ इतना, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आर्क कितना है, यहाँ पर ये आर्क ज़्यादा होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका एरिया को हमें क्या करना है, इक्वल है, ठीक है, एरिया क्या स्वैप करेगा, इक्वल एरिया स्वैप करेगा। तो उस केस में देखो ये आपका एरिया कितना हो जाएगा, कुछ इतना एरिया हो जाएगा। तो ये वाला जो एरिया वो इसके इक्वल होगा। हो सकता है ये मतलब कुछ कम दिख रहा हो आपको, तो ये कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये वाला जो एरिया है A1 और ये A2 है, ये दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये किसको डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है केपलर के सेकेंड लॉ को, ओके। अब उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है, क्या आती है कि अगर हम इन फोकस पॉइंट्स का जो फोसाई है, इनका अगर पोजीशन मैं चेंज करूं, तो लेट से मैं थोड़ा सा पास ले आता हूं इनको, ठीक है। तो अगर मैं इनको पास ले आता हूं तो देखो दोबारा मैं इलिप्स ड्रॉ करूंगा, तो उस केस में क्या होता है, देखो उस केस में जो हमारा ये जो बी है, ठीक है, वो तो उतना ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये जो बी है ये इतना ही है। और जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ तो देखो क्या बढ़ा, मेरा ए बढ़ा है, सॉरी जो ए है वो कांस्टेंट है, और क्या बढ़ा है, मेरा बी बढ़ा है, जो स्मॉल बी है वो बढ़ा है, तो ए उतना ही है, और जो बी का वैल्यू है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब देखो यहाँ पर दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बी का वैल्यू क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये हो गया इतना। अब देखो यहाँ पर उस केस में आपका b का वैल्यू इतना था, अब यहाँ पर b का वैल्यू इतना इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब ये जैसे जैसे, अब देखो यहाँ पर क्या बढ़ा, आपका R1 का वैल्यू बढ़ा और R2 का वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। अब मैं इसको और पास ले आता हूँ, लेट से यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पर ले आते हैं, तो यहाँ पर लाने के बाद और दोबारा हम अपना इलिप्स ड्रॉ करते हैं, तो देखो ये जो पॉइंट है वो सेम रहेगा, जो हमारा ए है वो सेम रहेगा। अब मैं दोबारा इलिप्स ड्रॉ करता हूँ, तो वो देखो
बी का वैल्यू मेरा क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ दोबारा बी का वैल्यू क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, और ये ए मेरा सेम है। अब मैं इसको जितना पास में लेके आता हूँ, लेट अस से मैं इसको कहाँ पर ले आ जाता हूँ, सेंटर के ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। सेंटर पे मेरी दोनों कीलें एक्चुअली नहीं लगेंगी, ठीक है, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं सेंटर के ऊपर लेके आता हूँ तो देखो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और ये यहाँ पर, और इधर जो आएगा वो कुछ ऐसा। ये आपका जो बना है वो क्या बना है, एक सर्किल बना है। आप देख सकते हो ये किस शेप में आया है, एक सर्किल शेप में आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्किल इज ए स्पेशल केस ऑफ एन इलिप्स, ठीक है। जो हम कहते हैं ना कि सर्किल क्या है, इलिप्स का एक स्पेशल केस है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि ई का वैल्यू जब लेस देन 1 है तो उस केस में जो कैपिटल ई है, ये ई तो सेंट्रिसिटी है, कैपिटल ई है, उसका वैल्यू क्या आया था, लेस देन 0। और उसी का एक स्पेशल केस क्या आया था, जब ई का वैल्यू आपका क्या है, 0 है, ठीक है। तो उस केस में हमारा कैपिटल ई टोटल एनर्जी का जो वैल्यू आया वो आया -mk²/2j²। तो ये जो केस था यहाँ पर क्या है आपका, ई का वैल्यू लेस देन 1 आया, ठीक है। तो ये वाला जो केस है वो इसी का तो एक स्पेशल केस है ना। ई का वैल्यू 0 है, वो लेस देन 1 है डेफिनेटली है, और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है उसका वैल्यू लेस देन 0, यहाँ भी टोटल एनर्जी का वैल्यू लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है ना। तो ये क्या है, ये जो केस है वो इसी का ही एक स्पेशल केस है। जो हमने बोला ना कि इलिप्स का एक स्पेशल केस ही क्या होता है, एक सर्किल होता है। कब, जब आपका ये जो दोनों फोकस पॉइंट्स है, ठीक है, दोनों फोकस पॉइंट्स है वो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करे, और वो पॉइंट कौन सा हो, सेंटर ऑफ द सर्किल हो, ठीक है। तो ये बात थी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।